हेलो एवरीवन, सो ये मेरी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम 2015 में जो रीड का पेपर हुआ था, ये लेवल 2 का पेपर है, उसके सीडीपी के पोर्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। मींस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के समय में निश्चय। ठीक है। और जो डिसलेक्सिया होता है, ये हमारा एक अधिगम विकार है। इसमें बच्चे को लिखने व पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। वो चीज़ों को उल्टा लिख देता है और वाचन में भी वो अटक अटक के वाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रखता है, सीखता है, प्रसन्न रहता है। जब किसी बालक में अभिप्रेरणा होती है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो वो उस चीज़ को सीखता से सीख लेता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि के बालक को। देखिए, जो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो मंद बुद्धि के बालक को देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं। बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। देखिए, बालक कोई भी काम करे उसके लिए हमें उसे सजा तो देनी नहीं है। ठीक है। और चोरी करेगा तो आप उसे अगर रिवॉर्ड देंगे तो वो दोबारा चोरी करेगा। तो आप क्या देंगे, उसे उदाहरण देंगे, अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे कि बेटा देखो ऐसा हुआ था तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसका परिणाम बताएंगे, उदाहरण देकर आप उसको एग्जाम्पल देंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी, उदाहरण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के परिणाम को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परिणाम को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, या फिर उदात्तीकरण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदात्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के देश में लागू हुआ। सो जो 2009 RTA एक्ट जो 2009 था वो 86 में अमेंडमेंट 2002 में लागू मतलब पारित हो गया था और 1 अप्रैल 2010 से हमारे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 से। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासतों की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है। तो उसका राइट आंसर होगा ए और जो बी दोनों ही ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थापित होता है तब यह परीक्षा को डैश कहते हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो परीक्षा है वो कैसी है, विश्वसनीय है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन होता है। देखिए, सब इसमें सबको सम्मिलित करना है। तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन होगा, निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जब हम सारी योग्यताओं को उसका एंड में हम जब देखते हैं कि सारी चीज़ें से आई है या नहीं आई है, किस हद तक आई है, तो वो किस तरीके का मूल्यांकन होता है सम्मेटिव मूल्यांकन। मतलब कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक मूल्यांकन।
अनुसंधान को सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा बालक की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। डैश कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। ठीक है। गामक विकास क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट। हम जो गतिविधियाँ करते हैं उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट में दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रॉस और एक होता है फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया। ये परिभाषा दी है मुरे, एडलर्स, क्रो, जेवी वॉटसन ने। तो ये जो परिभाषा है वो क्रो ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो मतलब कि बच्चे को लगता है कि वो परिपक्व हो गया, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है, तो ऐसा होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है दो कोश, केवल एक कोश, कई कोश, कोई कोश नहीं। तो इसका राइट आंसर है केवल एक कोश। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का विकास, मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, और बच्चा छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी होता है, लेकिन उस टाइम में बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। ठीक है। आप बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा उसको मार के जाएगा तो तुरंत वो पलट के उसे मार देगा। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि मम्मी पापा को भी थप्पड़ बजा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उस टाइम पे नैतिकता होती ही नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता का होना, जो कि उसकी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया या फिर संप्रत्य प्रक्रिया। जो चिंतन होता है उसमें हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष पक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग किस श्रेणी के प्रायोजियों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। तो किसके लिए किया जाता है? ये प्रौढ़ के लिए, मतलब अडल्ट के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम है सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूझ का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत का प्रयोग हुआ था वो एक वनमानुष के ऊपर किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो बच्चा ये होता है वो क्या करता है कि प्रयत्न एवं भूल के द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि उसके अंदर जो एकदम से जो ज्ञान आता है वो अचानक से आता है कि मैं समस्या को ऐसे हल कर दूं कि मैं वैसे हल कर दूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है, ये कहलाता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। देखिए संवेदना जो होती है वो मानसिक विकास से संबंधित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सही सीखने का सही क्रम है? देखिए सीखने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम तथ्य को जानते हैं, तथ्य को जानने के बाद हम सूचना ग्रहण करते हैं, फिर हमें ज्ञान की प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर हमें बोध होता है, और फिर उसके बाद हमें प्राज्ञान मतलब कि विजडम आती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर प्राज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो इसे अधिगम कहा जाता है या नहीं कहा जाता? नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम नहीं कहलाता है। अधिगम क्या होता है? जब हम समाज में क्रिया करके अपने व्यवहार में एक निश्चित परिवर्तन करते हैं तो उसे हम अधिगम करते हैं। अधिगम में हम कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं अपने प्रयत्नों के द्वारा, जबकि जो परिपक्वता होती है उसमें हमें कोई भी परिवर्तन मतलब प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है?
13, 15, 16 या फिर 14। सो जो कैटल थे उन्होंने अपने शील गुणों का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 16 शील गुणों की बात की थी, मतलब इसे हम 16 PF थ्योरी भी कहते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी। और उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण इन 16 शील गुणों पर ही के आधार पर ही बनता है, व्यक्तित्व बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मोरे एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह कहलाता है स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, मूल्यांकन मापनी। तो मोरे ने कौन सा परीक्षण का निर्माण किया था? स्याही धब्बा परीक्षण का उन्होंने निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या फिर सामाजिक बुद्धि। सो जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि होती है उसे हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। सो जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है इसे हम 3D इंटेलिजेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? ये दी थी गिलफोर्ड ने, और उन्होंने बुद्धि के कितने कारकों की संख्या कितनी बताई थी? 120। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 120। प्रवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहते हैं प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मेरिडेथ के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो समान स्तर से ऊंचे होते हैं। तो वो बालक कैसे होंगे? कम स्वस्थ तो वो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उच्च परिवार के लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, वो तो फट नेक से बीमार होते होंगे, उनके तुरंत डॉक्टर रहता होगा। उनका अधिक स्वस्थ होते हैं, विकसित होते हैं। ये तो दोनों बातें सही लग रही हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक स्वस्थ होते, कम विकसित। तो कम क्यों होंगे विकसित ही प्रॉपर होंगे क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल रहे होंगे। स्वस्थ नहीं, मैंने कहा स्वस्थ वो हो गई पर विकसित ऐसा भी नहीं है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। ये बहुत सिंपल सा पेपर था 2015 का। सो तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत कम दिन रह गए हैं अब रीट की परीक्षा में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।